बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक चार्ज बॉडी के अराउंड बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस उससे पास आउट करती है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उससे फील्ड लाइंस उससे लीव करेगी, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो उसमें से फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेगी। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब हम एक यूनिट एरिया को एक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं तो उस यूनिट एरिया से बहुत सारे फील्ड लाइंस फ्लो करती है, पास आउट करती है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको हम प्रॉपरली इस तरह डिफाइन करते हैं: the number of field lines passing through a unit area placed in an electric field is called electric flux। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट एरिया को हमने प्लेस किया हुआ है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस यूनिट एरिया से फील्ड लाइंस फ्लो करेगी, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डॉट ए। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, और ये बराबर होता है ई डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, सो ई इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ए इज द वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है टू फैक्टर पे। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा फील्ड लाइंस है तो ज़्यादा फ्लक्स जो है ना वो फ्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। और दूसरा फैक्टर जो है वो वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया क्या होता है? क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि जो एरिया है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे हम इसको वेक्टर कंसिडर करेंगे और उसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं। सो वेक्टर एरिया क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे एक साइड है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं एक साइड उसका एक साइड है लेट सपोज 4 मीटर और दूसरा साइड है 3 मीटर, और मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस साइड बाय दिस साइड। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने आउटसाइड एरिया कैलकुलेट किया है। दिस इज आउटसाइड एरिया। जब हम आउटसाइड एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम स्केलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में फ्लक्स के केस में हम जो हमारे पास जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया क्या होता है? तो इसका इनसाइड जो जितना भी एरिया है इनसाइड, इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल पीसेस में। ठीक है, इस एरिया को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर ये हमारे पास बन जाता है सरफेस एरिया बन जाता है, या इसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया? सो डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ वेक्टर एरिया। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं मजीद इस फॉर्म में। जब हम डॉट खत्म करते हैं तो हम पुट करते हैं cos थीटा बिकॉज दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं E into A ऑफ cos थीटा। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। A cos थीटा इसमें क्या शो करता है? सो A cos थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस? क्या होता है? इट मीन्स दैट सरफेस को हमने किस तरह ओरिएंट किया है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आया हमने इसको पैरेलल प्लेस किया हुआ है या परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, सो A cos थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एंगल पे डिपेंड करता है, इसको हमने 0 एंगल पे प्लेस किया हुआ है या 90 एंगल पे प्लेस किया हुआ है। तो दिस इज A cos थीटा। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, यूनिट लिखना है। सो यूनिट होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। उसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ अब हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। फ्लक्स कौन से केस में मैक्सिमम होगा, कौन से केस में फ्लक्स 0 के बराबर होगा। तो हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। सो मैक्सिमम फ्लक्स, सबसे पहले हम लिखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। जब सरफेस एरिया और फील्ड लाइंस के दरमियान जब एंगल 0 के बराबर होता है तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब हम सरफेस एरिया को प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज सरफेस एरिया, इसको मैं प्लेस करता हूँ, इस तरह प्लेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फील्ड लाइन जो है ना वो फ्लो करेगी, पास आउट करेगी, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है इस सरफेस एरिया का वो क्या है, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। और फील्ड लाइन भी फ्लो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैंने सरफेस को प्लेस किया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस सरफेस का डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड लाइन है, सरफेस का डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड लाइन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा व्हेन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ when the surface is placed perpendicular to the field line, ठीक है। और एंगल जो यहाँ पे बनता है वो थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स बराबर है EA ऑफ cos थीटा, यहाँ पे मैं पुट करूंगा EA ऑफ cos ऑफ 0 डिग्री विच इज 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू EA। सो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। जिस तरह ये एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया है, इस तरह मैंने प्लेस किया हुआ है और फील्ड लाइन इस तरह फ्लो करती है। तो यहाँ पे एंगल जो है सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। और फील्ड लाइन भी फ्लो करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह फ्लो करती है। तो यहाँ पे एंगल 0 के बराबर होता है, तो cos 0 बराबर होता है cos 0 इक्वल टू 1 मैक्सिमम के बराबर होता है, ठीक है। 0 फ्लक्स, कौन से केस में फ्लक्स 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब मैं सरफेस को प्लेस करता हूँ, इस तरह प्लेस करता हूँ पैरेलल, सरफेस को मैं इस तरह प्लेस करता हूँ, तो जो फील्ड लाइंस है वो फ्लो करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है और cos 90 हमारे पास बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। सो व्हेन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन द सरफेस इज placed parallel to the field line, ठीक है। और एंगल इस केस में एंगल बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स बराबर है EA ऑफ cos थीटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा EA cos ऑफ 90 एंड cos 90 इक्वल टू 0, ठीक है। सो नेट फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सरफेस एरिया को इस तरह प्लेस करता हूँ, ठीक है। और फील्ड लाइंस फ्लो करती है इस तरह, फ्लो करती है फील्ड लाइंस। यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है सरफेस एरिया के वो परपेंडिकुलर होता है, इस तरह होता है। और ये फील्ड लाइन इस तरह फ्लो करती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है। तो इस केस में फ्लक्स 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस है जब फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और 0 कब होता है। सो डिपेंड्स ऑन दी एंगल, डिपेंड्स ऑन दी ओरिएंटेशन, हम सरफेस को किस तरह प्लेस करते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है।
So electric flux for closed surface. यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है। जैसे जो फील्ड लाइंस है वो क्या करेगी, लीव करेगी, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब क्लोज सरफेस के लिए फाइंड करते हैं तो हम एरियाज को, इसके जो सरफेस का जो एरिया है ये वाला, इसको हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर हर एक एरिया के लिए डिफरेंट फ्लक्स फाइंड करेंगे, और फिर जब हम नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं तो टोटल को हम एड अप करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज एरिया A1, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है A2, A3, और सिंपली हमने जाना है एरिया N तक, ठीक है। तो हम फ्लक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया A1 पे, फिर A2 पे, A3 पे, ठीक है, और फिर हर एक टोटल को ऐड अप करेंगे। तो फ्लक्स एट एरिया A1 बराबर होगा φ1 इक्वल टू E डॉट A1। यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेन है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, वो पूरे सरफेस पे ही सेम रहेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड A1, जब हम डॉट को खत्म करते हैं तो E A1 cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, तो पूरे सरफेस पे जीरो एंगल बनता है। किस तरह जीरो एंगल बनता है, यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, और इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह फ्लो करती है। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन जो है ना दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ E A1 cos ऑफ 0 डिग्री and cos 0 equal to 1, so flux at area A1 will be equal to E A1, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ पाई सब एरिया A2 के लिए, सो π2 will be equal to E A2, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल जो बनता है वो भी जीरो एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दिस इज एट सरफेस एरिया A2, सरफेस एरिया A3 के लिए फ्लक्स बराबर होगा E A3, ठीक है, A3 के बराबर होगा। अब जब हम नेट फाइंड करते हैं, नेट फ्लक्स पाई, सो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू पाई नेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई नेट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सो पाई नेट विल बी इक्वल टू what is the value of π1, E A1 plus E A2 plus E A3, और हमने जाना है n तक, सो EAN यहाँ पे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिखूंगा ब्रैकेट से, सो A1 plus A2 plus A3 अप टू AN, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ E समेशन ऑफ द होल एरियाज, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, यहाँ पे होगा AI। तो दिस इज अ नेट फ्लक्स फॉर दिस होल सरफेस, ठीक है, ये इसके बराबर होगा E इनटू समेशन ऑफ I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n AI के बराबर होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दी क्लोज सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर करते हैं हमें एग्जांपल को, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल है ए क्यूब ऑफ साइड 2 centimeter is placed in a region of electric field का स्ट्रेन है 120 न्यूटन पर कूलम,
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर ए पे है एट द टॉप, ठीक है, नंबर बी पे है एट द बॉटम, नंबर सी पे है एट द राइट, फिर डी पे है एट द लेफ्ट, और लास्ट में है नेट फ्लक्स। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन डेटा है हमारे पास, जो एरिया है साइड का जो एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 मीटर। ठीक है, और एरिया बराबर होता है साइड जब साइड के बराबर होता है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, इट विल बी इक्वल टू 0.0002 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इसके बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना ई, ये बराबर है 120 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। ठीक है, तो हमने ये चीजें फाइंड करनी है, ये 5 ऑप्शन हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, लेट सपोज एक क्यूब को, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। सबसे पहले ऑन द टॉप, फिर बॉटम पे, ये वाला बॉटम साइड है, राइट पे, लेफ्ट पे, और फिर नेट फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द टॉप, वो बराबर होगा ई ए कॉस ऑफ 90। ई बराबर है 120 मल्टीप्लाइड बाय ए बराबर है 0.004 के बराबर होगा, यहाँ पे 0.004 के बराबर होगा 0.004। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है cos थीटा है, यहाँ पे हम अगर एंगल को देख ले, ये टॉप वाला सरफेस जो है ना, सरफेस एरिया, ये हमने प्लेस किया हुआ है, इस तरह प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लें तो फील्ड लाइन इस तरफ फ्लो करती है, और ये पैरेलल है, ये सरफेस पैरेलल है, इस तरफ पैरेलल है, तो पैरेलल केस में जो फ्लक्स होता है वो 0 के बराबर होता है, और एंगल 90 एंगल बनता है। तो मैं लिखता हूँ cos मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 0 के बराबर होता है, तो फ्लक्स एट द टॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फ्लक्स एट द बॉटम पे हम फाइंड करते हैं। सो अगेन यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख ले इस सरफेस को, ये वाला जो सरफेस है ये वाला, ठीक है, टॉप वाला ये वाला सरफेस था हमारे पास, और जो बॉटम है वो ये सरफेस होगा। यहाँ पर भी जो सरफेस है वो भी पैरेलल है, सो अगेन द एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल 90 एंगल बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ई ए 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.0004 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स जो है ना एट द बॉटम वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 90 एंगल बनता है। ठीक है, राइट पे देखते हैं फ्लक्स एट राइट। सो फ्लक्स एट राइट अगर हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे इस सरफेस एरिया को लेके, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सो दिस इज प्लेस परपेंडिकुलर, इस तरह, इसको हमने इस तरह प्लेस किया हुआ है परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, किस तरह 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन और जो सरफेस एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन जो है ना सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द राइट ई ए कॉस ऑफ 0 एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 बनता है, सो पुट द वैल्यूज ऑफ ई व्हिच इज 120 मल्टीप्लाइड बाय ए व्हिच इज 0.0004 और cos 0 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स एट द राइट आता है 6 डिवाइड बाय 125 आता है। ठीक है, दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द राइट। नाउ फाइंड करते हैं एट द लेफ्ट, ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट। ठीक है, जब हम इस साइड पर फाइंड करते हैं, सो अगेन यहाँ पे एरिया जो है ना सरफेस एरिया, ये भी इस तरह प्लेस हुआ है ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो फ्लो होती है